हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? फाइन। आई एम अक्षय कुमार, फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट फ्रॉम एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़, अ बास्केट ऑफ ग्रोथ एंड सपोर्ट। आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वॉच करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो भी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो वीडियोस रहेगी, इम्पॉर्टेंट मैसेज जो रहेगा, through my interactions with the various advocates, I have gained insight into their personal experiences, professional challenges, and the importance of maintaining ethical values while overcoming negative thought patterns. These discussions have inspired to me to seek guidance from the experienced professionals like you. I'm going to address speaker, respected Ms. Trisha Chakravarti. Your disciplined journey towards success and your achievements as a distinguished criminal and forensic expert at the Supreme Court of India are truly inspiring. Your guidance holds immense value for today youth, society, and aspiring advocates who are seeking the right directions. I have some question from you, and my question from you: the legal system is fundamentally based on the principles of justice, equality before law, and the rule of law. However, in practical scenarios, economic and political powers often influence legal processes. In your experience, how do money and power impact the administration of justice in real world situations? What challenges do prosecutors face in ensuring fairness and independence? How can the judiciary uphold impartiality and maintain public trust despite such pressures? Additionally, what message or guidance would you like to give to the next generation of advocates to help them stay ethical, resilient, and committed to justice? Thank you. नमस्कार भारत, सत्यमेव जयते। तो पहले ही मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी और हार्दिक शुभकामनाएं इस नवरात्रि के पावन मुहूर्त में हम लोग एकजुट होके, स्वतंत्र होके माता की आराधना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा गया मुझे, अक्षय जी है, वो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ के फाउंडर हैं। तो सर का क्वेश्चन था, बहुत गंभीर एक क्वेश्चन है कि हाउ डू मनी एंड पावर इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। मैं इसको हिंदी में अनुवाद करती हूँ कि पैसा और पावर न्याय देने के मामले में जो सामान्य जिंदगी है उसमें कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस तथ्य को रखते हुए मैं अपना जो रिसर्च है कि न्याय के प्रसाधन पर धन और शक्ति का प्रभाव कैसे न्याय को विलंबित करते हैं या न्याय को कैसे मोल्ड किया जाता है और कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो प्रक्रिया होती है वो है कि खर्चे की बात करते हैं आम जिंदगी में, कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है या पैसा नहीं है तो आप एक अच्छे वकील का भी चुनाव नहीं कर सकते हो। अच्छा तरीके से, समझदारी से आप चीज़ों को पेश नहीं कर पाते हो। गरीब और अमीर का जो ये लकीर है वो कहीं ना कहीं से शहर और गांव की जो भी सड़क है जैसे जोड़ती है वो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया जो शहर में लगती है वो गांव में उतना ही कठिन होता है सारी चीज़ों को रखते हुए। सेकंड चीज़ मैं ये बोलूँगी कि इसमें राजनीति का भी बहुत
मुख्य रूप से दबाव भी होते हैं, और आर्थिक प्रभाव से जांच का जो दिशा है वो बदल दिया जाता है अगर कोई अमीर है तो। और नेक्स्ट मुझे लगता है कि ज़मानत और जो पूर्व न्याय है, ज़मानत के मामले में भी बेल, आपको सबको पता होगा, बेल लेने के टाइम में एक बेल अमाउंट जमा करना होता है, तो वो जमानत जो होती है वो एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। न्याय को नेक्स्ट होगा ये कि न्याय को विलंब किया जाता है, न्याय का जो प्रक्रिया है वो विलंबित होती है और अदालतों में ये प्रक्रिया चलती रहती है। और नेक्स्ट ये कंट्रोवर्शियल है बट ये तथ्य है कि मीडिया का भी एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है। शाइनी आहूजा बोल के एक एक्टर हुआ करते थे जिस मूवी जैसे गैंगस्टर, वो लम्बे जैसे मूवीज़ में उन्होंने एज अ हीरो बतौर रोल किया था, और वो शाइनी आहूजा का एक रेप के सामने आया था जो कि अपने मेड के साथ था। तो और कहीं ना कहीं से उसका करियर पूरा डामाडोल हो गया और करियर में कोई भी सामंजस्य नहीं रहा। जो मेहनत करके वो आगे बढ़े थे वो भी कहीं ना कहीं से चूक गए। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इतने सुंदर सा सवाल के लिए मैं आभारी हूँ। जय माता दी। थैंक यू सो मच। नमस्कार भारत, सत्यमेव जयते। So the next question asked to me about the judiciary. How can the judiciary uphold impartiality and maintain public trust? So just now I was recording some of the videos and where I've been asked with a very obvious and a regular question about judiciary and also about the prosecutors. My answer would be, despite of political, economic and social pressure, the judiciary has mechanism to safeguard fairness and credibility. Public trust in courts depend on visible independence, transparency and accountability. So judicial independence and judicial activism, constitutional safeguards protect judges from external interference. Secure tenure and independent appointment process, reduce political influence. Transparency in proceedings, accountability mechanism, integrity and ethical standard. Judges must resist corruption, favoritism and undue influence. Continuous training in ethics and law and reinforces partiality. Efficient case management, public engagement and trust building. Right now the Chief Justice of India, Honorable Justice Surya Kant sir, have already told in a forum that it is very obvious that you can criticize a judgment, whatever judgment is being published or is being gazetted in India or recorded in All India records or journals. People can criticize it, people can give their opinion and opined, to be opined or not to be is exactly it's also an independent feature in today's generation, and also to keep the constitution in the safe place. One should have the full phase of giving the liberty of giving their own opinion upon any kind of judgment. So yes, you are truly safeguarded in our country, in my country, in your country, as we love our country with all ethics, moral principles, and we do believe that we are safeguarded in the most democratic, world's most
biggest democracy, that is India. Thank you so much. Namaskar Bharat, Satyameva Jayate. So the next question asked to me that what challenges a prosecutor face ensuring fairness and independence. अभियोजकों को न्याय में निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में आने वाली क्या क्या चुनौती होती है? तो मुख्य चुनौती जो हमको भी लगता है कि ये जो राजनीति का माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर शक्तिशाली या बलशाली कोई नेताओं या मंत्री के ऊपर कोई केस दाखिल होता है तो ऑब्वियसली दबाव ज़्यादा ही होता है। हादसे में तब स्वतंत्रता नहीं होती और वो केस के दौरान भी स्वतंत्रता का कोई बेनिफिट भी जो कंप्लेन करते हैं उनको भी नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो लगता है कि क्या क्या इस चुनौती में और एक चुनौती जो सबसे अहम मानी जाती है वो है कि कई बार देखा जाता है कि जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट का भी यहाँ पे एक बहुत अहम रोल निभाया जाता है और वो पुलिस रिपोर्ट में भी काफ़ी सारा बदलाव या हेरा फेरी उस केस को बहुत ही या तो ढीला या बहुत शक्तिशाली बना देता है सामने पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए। अगेन मीडिया और जो बेल लेने का प्रक्रिया है वो भी एक तरीके से यहाँ इस उपाय में भी सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार और जो शक्ति का प्रभाव है वो भी फेस किया जाता है। नेक्स्ट है जो हम कई बार एथिक्स की बात करते हैं, हम कई बार नैतिकता का बात करते हैं। नैतिकता, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, वो कहीं ना कहीं से वो समाधान यहाँ नहीं होता है। यहाँ कोई नैतिकता का जो बात है वो भी नहीं देखने को मिलता है कि ये होना चाहिए था मगर कुछ और होती है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुंदर सा एक सवाल पूछने के लिए। सत्यमेव जयते। नमस्कार भारत, सत्यमेव जयते। So, by the excellent opportunities founder Mr. Akshay Kumar, he has asked me with a beautiful question that he have acknowledged my contribution towards the society and to the next generation advocates, and he asked me that what kind of message to give the future generation so that to the future torchbearers of justice that blend ethics, resilience and commitment, like to stay them ethical. So what I follow personally also in the cleansing, just clean the thought, whatever you read in your classroom. Yes, you need to clean it. And the most important chapter in your life is ethics, integrity, which is never, ever, ever cannot be compromised. Money is something which we all are running behind money, but when it comes to the ethics, principles and cultures, values, this is the twist that the
this money will never buy this, right? Money will come and go, but integrity, if you are devoted, if you are committed towards signing the wakalatnama, signing the power of attorney with your client, make sure anybody, any XYZ, any mother, father, or father of a father, or mother of a father, or father of a mother, nobody compelled you to, become the spokesperson of the opposite party. You get your ethics molded, and then you negotiate your integrity. Never do that. Never compromise with it. Transparency, also one of the biggest factor. Next, respect. Respect. This is a big word. Clients should have the respect on your advocates. Advocates should have the respect on your client who is coming with a lot of litigation problems, which I often see that many of them are trespassing it. Many of them are actually diluting after absorbing, extorting the money. They do not answer the phone calls. Their files are getting dust. No, never. We are not ought to do this. Empathize them, really. The situation they come from is pathetic. Empathize them. Face the injustice fearlessly, without any fear. See, law is a big thing. Law is it is a service industry, I believe. Law is what you are serving. The roots of the mother nature, the roots of the legal fraternity, the roots of the apex code, appellate code, and the procedural code, or the district or the session. So these are the advices I would definitely recommend to my juniors and future torch bearers. Thank you so much for hearing me out. If anything unjustified or doesn't satisfy you, I'm so sorry. Thank you so much for again listening to me. Satyameva Jayate.